कई सदियों तक ना इंसानियत एक ऐसे दुश्मन से लड़ती रही जिसका कोई चेहरा नहीं था। एक अनजाना अनदेखा कातिल जो लाखों जाने ले रहा था। तो ये कहानी है एक साइंसी जासूसी की, एक ऐसी तहकीक की जिसने तारीख के सबसे बड़े तिबी मुअम्मों में से एक को हल किया, मलेरिया का मुअम्मा। जरा तसव्वुर करें एक ऐसी बीमारी का जो तेज बुखार, शदीद कपकपी और फिर मौत लेकर आती थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि किसी को पता ही नहीं था कि यह हमलावर है कौन और आता कहां से है। यही तो था मलेरिया का मुअम्मा। और इस सवाल का जवाब ढूंढना, भाई, ये सिर्फ कोई इल्मी बहस नहीं थी, ये लाखों करोड़ों जाने बचाने का सवाल था। तो अब इस जानलेवा मुहम्मे को हल करने के लिए साइंसदानों को सिर्फ अंदाजों से कुछ ज्यादा की जरूरत थी। मतलब तुक्के लगाकर तो काम नहीं चलने वाला था। उन्हें एक ठोस, एक काबिले एतमाद तरीका चाहिए था। एक ऐसा तरीका जो अंदाजे और हकीकत को अलग अलग कर सके। और वो तरीका था एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद अमल। समझें कि यही वो हथियार था, वो टूल था जिसने इस साइंसी कहानी के जासूसों को रास्ता दिखाया। इसी की मदद से वो शक के अंधेरों से निकलकर यकीन की रोशनी तक पहुंचे। इस तरीके को कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब ये कोई किताबी हिदायत का मजमुआ नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो सोचने का एक पूरा निज़ाम है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो साइंसदानों को ताकत देता है कि वो किसी भी बायोलॉजिकल मसले को जांच सकें और एक आम से ख्याल को एक ठोस साइंसी हकीकत में बदल दें। तो सवाल यह है कि ये तरीका काम कैसे करता है। देखें, सबसे पहले तो मसले को पहचाना जाता है, ठीक है। फिर इसकी बुनियाद पर एक मंतिकी अंदाज़ा लगाया जाता है, जिसे हम साइंसी ज़ुबान में मफरूज़ा या हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर इस मफरूज़े से कुछ पेशगोइयाँ की जाती हैं और इन पेशगोइयों को सख्त तजुर्बात से गुजारा जाता है, और ये पूरा अमल हमें आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई के करीब लाता है। अच्छा, तो अब इस ताकतवर हथियार यानी बायोलॉजिकल मेथड के साथ साइंसदान तैयार थे। अब वो अपनी तवज्जो सबसे बड़े मशकूक पर मरकूज कर सकते थे। और मशकूक भी कौन? एक ऐसी चीज जिस पर इस जमाने में शायद ही कोई यकीन करता। और मफरूज़ा वो बिल्कुल सीधा और साफ था। मच्छर प्लाज्मोडियम मुंतकिल करते हैं, यानी ये बीमारी मच्छरों से फैलती है। खास तौर पर वो प्लाज्मोडियम नामी एक नन्हा सा जरसूमा इंसानों तक पहुंचाते हैं। अब ये सिर्फ एक हवाई बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दावा था जिसे बाकायदा साइंस की कसौटी पर परखा जा सकता था। लेकिन इस दावे को आजमाए कैसे? यहां पर काम आई अगर तो वाली मंतिक। यानी बहुत सादा सी बात है, अगर मच्छर वाकई प्लाज्मोडियम फैलाते हैं तो फिर जिस मच्छर ने किसी मलेरिया के मरीज को काटा हो उसके जिस्म में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए, है ना मंतिक की बात। इसी सादा सी सोच ने इस मफरूजे को काबिले तजुर्बा बना दिया। और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, सबसे फैसला कुन मोड़। वो लम्हा जब इस मफरूजे को हकीकत की कसौटी पर परखा जाना था। एक ऐसा तजर्बा जिसने आगे चलकर मेडिकल साइंस की तारीख बदल दी। साल था 1898। इटली के कुछ बायोलॉजिस्ट्स इस मामले को हमेशा के लिए हल करने को तैयार थे। यानी स्टेज पूरी तरह सेट था और एक ऐसे सवाल का जवाब मिलने वाला था जिस पर लाखों करोड़ों जिंदगियों का इन्हिसार था। तो तजुर्बा शुरू हुआ। पहला कदम, एक एनोफिलीज मच्छर को एक ऐसे मरीज को काटने दिया गया जिसे मलेरिया था। इस एक लम्हे में मच्छर ने ना सिर्फ खून चूसा, बल्कि मुमकिना तौर पर बीमारी के जरासीम यानी प्लाज्मोडियम को भी अपने अंदर ले लिया। इसके बाद आया दूसरा और शायद सबसे अहम कदम। अब इसी मच्छर को, जो अब मुमकिना तौर पर इन्फेक्टेड था, एक बिल्कुल सेहतमंद रिज़ाकार को काटने की इजाज़त दी गई। ये उस थियरी को टेस्ट करने का सबसे बराह रास्त, सबसे वाज़े तरीका था। और नतीजा बिल्कुल वाज़े और गैर मुतवक्के नहीं था। कुछ ही अरसे बाद वो सेहतमंद शख्स भी मलेरिया में मुब्तला हो गया। इससे बड़ा सबूत भला और क्या हो सकता था? मफरूज़ा सच साबित हो चुका था। मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद साइंसदानों के हाथ में सिर्फ मुजरिम का नाम नहीं था, बल्कि अब वो जुर्म का पूरा तरीकाकार समझ चुके थे। ऐसा था जैसे उन्होंने इस बीमारी का पूरा कोड ही क्रैक कर लिया हो। तो ये पूरा चक्कर चलता कैसे है? देखें, सबसे पहले एक मच्छर किसी मलेरिया के मरीज को काटता है और खून के साथ प्लाज्मोडियम को अपने अंदर ले लेता है। फिर ये पैरासाइट मच्छर के जिस्म में पलता बढ़ता है। उसके बाद जब यही मच्छर किसी सेहतमंद इंसान को काटता है तो ये पैरासाइट उसके खून में मुंतकिल कर देता है, जिससे वो भी बीमार हो जाता है। और इस पूरे साइकिल को समझना ही इस बीमारी से बचाव की तरफ पहला कदम था।
لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ صرف جرم کا طریقہ جاننا کافی نہیں ہوتا، اصل مجرم کی ٹھیک ٹھیک پہچان کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا کے سارے مچھر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اینوفیلز مچھر ہے جو ملیریا پھیلانے والا پلازموڈیم منتقل کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور مچھر ہے ایڈیز جو ڈینگو بخار جیسے وائرس پھیلاتا ہے۔ تو یہ فرق جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک صحیح دشمن کی پہچان نہ ہو اس سے لڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو ملیریا کی یہ پوری کہانی صرف ایک بیماری کی داستان نہیں ہے، یہ اس زبردست سائنسی طریقے کی طاقت کی کہانی ہے، یعنی سوال اٹھانا، پھر خیالات کو آزمانا اور ایک منظم طریقے سے جواب تک پہنچنا۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہی سائنسی جاسوسی والا طریقہ آج کے دور کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں جیسے کینسر یا موسمیاتی تبدیلی، انہیں حل کرنے میں کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔